देखो अब हम लोग बात करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर देखो ध्यान से, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है ना, अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है जीरो, डिटरमिनेंट बताया था ना कैसे निकालते हैं कल, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आता है उसे कैसी बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्या क्या बोला मैंने, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is said to be a singular matrix if and only if, we should write if and only if determinant a is equals to 0, ठीक है। also a is called non singular, a is called non singular, non singular कब बोलते हैं, when this determinant a is not equal to 0। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आए, जीरो आए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगुलर। और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो ना आए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। यहां तक ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये समझो जरा, देखना जरा, बताओ, है कुछ आइडिया। रो का कॉलम बना देते थे, है ना, बिल्कुल। देखो सपोज ए इज ए मैट्रिक्स, सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, of order m by n, then its transpose, जो इसका ट्रांसपोज है उसे डिनोट किससे करते हैं, is denoted by either a ट्रांसपोज और a डैश, ठीक है। किस तरीके से करते हैं, a ट्रांसपोज या फिर a डैश। और डिफाइन कैसे करते हैं वो समझना, एंड डिफाइंड एस किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि a डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, a i j के जगह j i n क्रॉस m, वेयर a इज a i j m क्रॉस n। इसका मतलब क्या हुआ ये समझना। देखो ये बोल रहा है कि अगर मैट्रिक्स A जो है a i j है और उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, i क्या डिनोट करेगा, रो को, और j क्या डिनोट करेगा, कॉलम को। तो मैंने क्या किया, देखो रो के जगह कॉलम कर दिया, कॉलम के जगह रो कर दिया। इसका मतलब ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो रो है उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे कॉलम में और कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर देंगे रो में। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर एग्जाम्पल के लिए देखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6, अगर इसका ट्रांसपोज करोगे, है ना, इसका ट्रांसपोज करोगे तो इसका ट्रांसपोज आएगा भाई 1 3 5 2 4 6, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नोट करने वाली बातें हैं। नोट करने वाली बातें क्या है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे, मतलब क्या, कोई मैट्रिक्स है A, उसका ट्रांसपोज किया, वापस से दोबारा ट्रांसपोज किया, तो ये वापस से क्या निकल कर आएगा, A। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर आपको A प्लस B का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो क्या करो, सिंपली A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। बिल्कुल सेम है, अगर आप लोगों को A माइनस B का ट्रांसपोज करना है तो ये होगा A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। यहां तक ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा करना हुआ कि कोई मैट्रिक्स है A, है ना, इसमें किसी कांस्टेंट k से तुमने मल्टीप्लाई कर ली, ऑब्वियसली नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इस वाली मैट्रिक्स का डैश करना है तो देखो k तो सेम रहेगा, डैश किसका होगा, सिर्फ मैट्रिक्स का, मतलब A का, ठीक है इतना। दूसरा कि अगर मल्टीप्लाई में 2 मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे AB दे दिया
है ना। अब इसका डैश करना है तो इसका डैश थोड़ा सा अलग है, जितने भी फॉर्मूले अभी तक मैंने ये लिखे इन सब से अलग है। इसे लिखना स्टार्ट करते हैं पीछे से, यहाँ बी है तो बी डैश, फिर ए है तो ए डैश, ये चीज आई समझ। सपोज करो तुम्हारे पास 3 होते ये ए बी सी का होल डैश, तो अब कैसे लिखते, सी डैश बी डैश ए डैश। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। इसे लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। करे भी करे देख रहा भाई। अगला वाला क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलो देखते हैं। हाँ जी, थ्योरेटिकल भी आते हैं। करें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है देखना जरा। देखो बहुत सिंपल है ये। इनवर्स जानते हो ना, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, हाँ कि ना। कुछ की आवाज ही नहीं निकल रही, इसीलिए पहले जाते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पर, बाद में आएंगे वापस इस पर। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये देखना जरा। देखो सपोज करो हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वी आर गिवन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है। सपोज करो इसका ऑर्डर कितना है n, मतलब ये n बाई n की मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसके रेस्पेक्ट में एक दूसरी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाए, सेम ऑर्डर मतलब क्या, जितना इसका ऑर्डर है, कितने ऑर्डर है ये n बाई n, अगर मुझे n बाई n की एक और मैट्रिक्स मिल जाए, सपोज करो वो b है, ठीक है। और किस तरीके की मैट्रिक्स है कि मैं ए बी कैलकुलेट करूं, ठीक है, या फिर बी ए कैलकुलेट करूं, दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या मिले, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस केस में हम बोलते हैं ये जो मैट्रिक्स है बी वो क्या है, ए का इनवर्स है ना। या फिर ऐसा बोल लो ये जो मैट्रिक्स है ए, ये किसका इनवर्स है, बी का इनवर्स है। आया कुछ समझ। मतलब अगर कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में बिल्कुल सेम ऑर्डर की एक और स्क्वायर मैट्रिक्स हमें बी इस तरीके से मिल जाती है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई हो, तो इस केस में हम ए को बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, और ये जो बी है इसको हम बोलते हैं ए का इनवर्स, या फिर हम ए को क्या बोल सकते हैं, बी का इनवर्स, दोनों सेम चीज है। ये चीज आई समझ, ठीक है। लिखेंगे कैसे, देखो, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स of order n, of order n, and there exist another matrix B of same order then, या फिर लिखते हैं such that किस तरीके की हो भाई, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई हो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना हो, आई हो, देन ये जो ए है, ए इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। एंड वी राइट, और हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट दिस A इनवर्स इज इक्वल्स टू B और A इक्वल टू B इनवर्स, ठीक है। अब इसमें खास बात यह है कि ऐसा नहीं है जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उन सबका इनवर्स आ जाता है, ठीक है। कुछ ऐसी मैट्रिक्स भी होती है जिनका इनवर्स नहीं आता है, तो उन्हें बोलते हैं नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, या फिर वो वाली सिंगुलर मैट्रिक्स। जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, लिखा था ना पीछे, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। दूसरी चीज, ये इनवर्स निकालने का एक तरीका तुम लोगों ने सीख रखा है पहले से ही, ठीक है। नोट करके डालते हैं, नोट नंबर 1, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन
ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट मतलब अगर ये हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और उसका फॉर्मूला क्या होता था देखो, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर देन इसका जो इनवर्स होता था वो फॉर्मूला आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, याद आया? चलो ये हो गया, यहां तक ठीक है। एक चीज तुम लोगों ने ये पढ़ी होगी कि किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स की बात करो तो वो होता है यूनिक, मतलब किसी भी तरीके से तुम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो सेम आंसर आएगा, मतलब उसका सिर्फ एक ही इनवर्स हो सकता है, एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते। तो लिखेंगे कैसे, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, एवरी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैज ए यूनिक इनवर्स, यूनिक इनवर्स क्या होता है, हर एक इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का यूनिक इनवर्स होता है, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकते, ठीक है। चौथी चीज, एक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं शॉक एंड सू प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या होती है ये समझना, देखो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये होती है शॉक एंड सू प्रॉपर्टी। जानते हो ना शॉक एंड सू क्या होता है? हाँ वही वाली चीज है ये, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए बी इनवर्स, समझ गए ना? कैसे, देखो पहले ओके, पहले तुमने सॉक्स पहनी, ठीक है, हाँ पहन ली, फिर उसके बाद शूज पहना, ठीक है। इनवर्स का मतलब अब उन्हें उतार रहे हैं, तो पहले क्या उतारेंगे, शू उतारोगे ना पहले, और फिर क्या उतारोगे, सॉक, वो चीज है, ठीक है। इस तरीके से याद रख सकते हो। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद देखो अगली जो डेफिनेशन है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो है बहुत स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। क्या स्पेशल है इसमें, देखो हम लोगों ने अभी एक चीज पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनका ट्रांसपोज ही उनका इनवर्स होता है। क्या बोला मैंने, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिनका ट्रांसपोज ही उनका इनवर्स हो। मतलब क्या, देखो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट क्या हो, ये ए डैश इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए डैश इज इक्वल्स टू आई हो। अब देखो इसका मतलब ये तो इनवर्स वाली डेफिनेशन हो गई ना, इसका मतलब ए डैश क्या है, ए का इनवर्स है, दैट इज यहां पर लिख सकते हैं ए डैश इज इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए, देन ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद उसका इनवर्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले लिखो इसे जरा, कट करने पड़ेंगे मुझे बीच में। चलो भाई देखो, इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ, ठीक है। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल देखेंगे, रुको एक सेकंड जरा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, क्या है, ये है एग्जाम्पल नंबर 2 बुक का, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल नंबर 2, देखना जरा। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे बोल रहा है शो दैट कि एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरा वाला क्या है, यहां पर है साइन थीटा और कॉस थीटा, इज ऑर्थोगोनल, इज
ऑर्थोगोनल। तो हमें प्रूव करना है ये जो मैट्रिक्स है ये कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल, है ना। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन याद है ना, क्या था, ए डैश इक्वल टू कितना होना चाहिए, झूठ बोल रहा हूँ, इंटू ए इक्वल टू आई होना चाहिए, है ना। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले जो हमारे पास ए है उसको लिख लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये वाला कॉस थीटा। अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ए डैश बनेगा, है ना। क्या बताया था ट्रांसपोज में, रो का क्या बना देते हैं, कॉलम बनाओ। पहली रो का क्या बना दोगे, पहला कॉलम, ठीक है। ऐसे ही दूसरी रो का क्या बना दोगे, दूसरा कॉलम, ठीक है। अब देखो कितना होगा, हमें तो ये चेक करना है ए डैश इंटू ए कितना आता है। ए डैश हम लोगों ने लिखा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। फिर ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कितना है कॉस थीटा साइन थीटा और यहां पर है माइनस साइन थीटा और यहां पर कितना है कॉस थीटा। इतना ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जानते हो, देखो कॉस की कॉस में करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा की इसमें करोगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये आया साइन थीटा कॉस थीटा और जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर देखो साइन थीटा की इसमें करी कितना आया, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसकी इसमें करी तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या बना 1, ये वाला क्या बना 0, ये वाला तो टोटल कितना आ गया आई। अब ए डैश इंटू ए इक्वल टू कितना आ गया आई। इसका मतलब क्या हुआ, ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है जिसमें एक मैट्रिक्स गिवन है और बोल रहा है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है। देखना किस तरीके से है ये है भाई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसे हमने ए मान लिया 1/3 और यहाँ पर है -1 2 2 और फिर 2 -1 2, अगला वाला है 2 2 -1 इज ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हमें दिखानी है, बताओ किस तरीके से दिखाऊं, बोलो बोलो बोलो। हाँ बाहर 1/3 है, बताओ। ऑर्थोगोनल का मतलब ए डैश इंटू ए इक्वल टू कितना आना चाहिए, तो ए डैश चाहिए, पहले ए डैश निकालो तो पहले कितना होगा सॉल्यूशन, बताओ ए डैश कितना होगा। देखो बाहर वाले पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ जी, -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, ये कितना आ गया ए डैश, ठीक है। अब क्या निकालेंगे ए डैश इंटू ए, ठीक है। ए डैश इंटू ए डैश लिखा 1/3 -1 2 2 2 -1 2 2 2 -1, फिर ए लिखा 1/3 और कितना है ये वाला -1 2 2 2 -1 2 और 2 2 -1। अब देखेंगे देखो क्या होगा, ए डैश या ए डैश ए इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 कितना हो गया 1/9। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 3/3 की मैट्रिक्स है, देखना जरा। -1 की -1 में करी 1, 2 की 2 में करी 4, फिर 2 की 2 में करी 4, ऐसे ही -1 की 2 में करी -2, -2 की -2 में करी -2 और फिर इसकी 2 की 2 में करेंगे तो 4, ठीक है। देखो -1 की 2 में करोगे तो -2, 2 की 2 में करोगे तो 4, 2 की -1 में करोगे तो -2। अब देखो 2 की -1 में करोगे तो -2, -1 की 2 में करोगे तो -2, 2 की 2 में करोगे तो 4, ऐसे ही 2 की 2 में करोगे तो 4, इनकी करोगे तो 1 और इनकी करोगे तो 4, ऐसे ही ये वाला आएगा 4 -2 -2, ये वाला हो जाएगा माइनस का 2, ये वाला होगा प्लस का 4 और ये वाला माइनस का 2। यहाँ 2 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4, 2 की -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -2, -1 की 2 में करोगे तो -2,
ये 2 2 ज़ा 4 और ये वाला कितना आएगा 4 और ये वाला कितना आएगा 1। इसे सिंप्लीफाई करो, देखो कितना बन रहा है। पहला वाला 9 आ रहा है, ठीक है, उससे अगला वाला 0 आ रहा है, उससे अगला वाला 0, उससे अगला वाला यहाँ 9, फिर 0 0 9, अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है 9, 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसका मतलब ये क्या बचा i, ये तो हो गया i, ये दोनों कैंसिल ही हो गए। इसका मतलब क्या हुआ a डैश इंटू ए इक्वल टू कितना आ गया i। इसका मतलब क्या हुआ a इज ऑर्थोगोनल, a इज ऑर्थोगोनल हो गया। बताओ कोई डाउट हो तो करे भाई। देखो अगला वाला है एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है क्वेश्चन इसीलिए बता दे रहा हूं। देखो क्या है, देख रहा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन अल्फा बीटा एंड गामा व्हेन दिस गिवन मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा और ये वाला है माइनस बीटा गामा माइनस गामा एंड गामा इज ऑर्थोगोनल, इज ऑर्थोगोनल। ये मैट्रिक्स दे रखी है ऑर्थोगोनल और हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकालो। ठीक है, करते हैं, देखो स्टार्ट सॉल्यूशन। जी कोई बात नहीं, जैसा आप बनाना चाहो बना लेना। 0 अल्फा अल्फा, ठीक है, और फिर कितना है 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा और गामा, ठीक है। ओके, अगर यहां से डैश निकालोगे तो वापस से क्या आएगा, देखो 0 2 बीटा 0 2 बीटा और गामा, फिर अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा, मतलब रो को कॉलम बना दो, बस यही था। अब देखो इसने हमें दे रखा है a इज ऑर्थोगोनल, a को क्या दे रखा है ऑर्थोगोनल दे रखा है, और क्योंकि a ऑर्थोगोनल है इसका मतलब a डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए i होना चाहिए, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो a डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ कितनी है 0 2 बीटा और गामा, फिर कितना है अल्फा बीटा माइनस गामा, फिर अल्फा माइनस बीटा गामा, ठीक है। ए की वैल्यू रख दो कितनी है 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा, फिर कितना है गामा माइनस गामा और गामा इक्वल टू आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तुम लोग जानते हो, रो बाई कॉलम, पहले की पहले में मल्टीप्लाई करी 0, अल्फा की अल्फा में मल्टीप्लाई करी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की अल्फा में मल्टीप्लाई करी फिर से अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो अगले वाले पर जाते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आएगा 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी अल्फा बीटा, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस अल्फा बीटा, फिर इस पर आओ, ये कितना आया 0, ये वाला कितना आया गामा, ये वाला कितना आया अल्फा गामा, ठीक है। आगे देखो 2 बीटा की इसमें मल्टीप्लाई करी कितना आया 0, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी अल्फा बीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करी माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। 2 बीटा की इसमें मल्टीप्लाई करी 4 बीटा स्क्वायर, बीटा की बीटा में मल्टीप्लाई करी बीटा स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करी बीटा स्क्वायर, फिर देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी कितना आया 2 बीटा गामा, ठीक है, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी कितना आया माइनस का बीटा गामा, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी तो भी कितना आया बीटा गामा, ठीक है। अब देखो गामा की इसमें मल्टीप्लाई करी कितना आया 0, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस गामा अल्फा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस का गामा अल्फा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बीटा गामा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई बीटा गामा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई बीटा गामा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो गामा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा गामा स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना बनेगा
ये वाला आएगा 2 अल्फा स्क्वायर 0 0, ये वाला 0, ये आ गया 6 बीटा स्क्वायर और ये वाला 0, ये 0 0 3 गामा स्क्वायर और इक्वल टू कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जैसे ही हम इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे कंपेयर, तो यहां देखो 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1, 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1, 3 गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 1। तो हम इन दोनों को कर देते हैं कंपेयर, तो यहां लिखते हैं कंपेयर। चलो भाई करो कंपेयर, तो यहां आया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 गामा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो अल्फा स्क्वायर इज 1/2, बीटा स्क्वायर इज 1/6, गामा स्क्वायर इज 1/3। तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये हो जाएगा जी आंसर। हाँ ठीक है ना, इतना लिखो। चलो भाई आगे देखते हैं। देखो ये तो हो गए नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ऑर्थोगोनल के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करें किस तरीके से आ सकते हैं देखना सर। हाँ जी देखो खरे, देखो क्या है, इस पर डाल देना हैशटैग नंबर 1। ये तो कुछ ज़्यादा ही हैश बन गया, कोई बात नहीं चलो भाई जो भी है करे। देखो क्या है कि हम लोगों ने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का अगर तुम डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो आएगा या तो +1 या फिर -1। तो क्या लिखेंगे, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटरमिनेंट की बात करो तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू +-1। किस तरीके से करेंगे प्रूफ, कोई आइडिया है तो बताओ। नो आइडिया, देन गेट आइडिया। देखो भाई, सिंस ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये तो हमें पता ही है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है ये बता दो बस। A' इज इक्वल्स टू आई, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ऑपरेट करो तो ये हो जाएगा इतना। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट A' इनटू डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। अच्छा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने पढ़ी होंगी क्लास 12th में, है ना, थोड़ी सी याद दिला दो। उसमें तुम्हें यह बताया जाता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट की जितनी भी रोज हैं उन सबको कॉलम बना दो तो उसकी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पहली ही प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का, दोनों का डिटरमिनेंट होता है सेम। याद रखोगे क्या बोला मैंने, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A'। तो यहाँ A' के जगह मैं क्या लिख देता हूँ, डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A। और ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होता है 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A² इक्वल टू कितना हो गया 1। और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ डिटरमिनेंट ऑफ A, ये बताओ कितना होगा, +-1। ऐसे ही तो बोल रहा था मैं, हो गया ना, बिल्कुल आसान। नंबर 2 क्या बोल रहा है, इफ A एंड B n रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस then AB and BA are also ऑर्थोगोनल। कर सकते हो प्रूफ, हाँ कि ना, सिंपल है ये भी, करूं। चलो देखो, थ्योरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बिल्कुल इजी होते हैं,
डेफिनेशन के थ्रू ही हो जाता है सारे के सारे। जैसे इसे देखो, ये बोल रहा है ए एंड बी आर एन रोड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, मतलब ए और बी दोनों की दोनों कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल। लिखेंगे सिंस ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल है इसका मतलब ए डैश इंटू ए इक्वल टू ए इंटू ए डैश इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई। यही डेफिनेशन थी। दूसरी चीज, बी भी ऑर्थोगोनल है तो बी डैश इंटू बी और बी इंटू बी डैश, ये भी कितना होना चाहिए, आई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी इसको बना लेते हैं 2। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि ये वाली मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल, और ये वाली मैट्रिक्स भी क्या है, ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल कब होगी ये बता दो बस। टू प्रूव ए बी इज ऑर्थोगोनल, बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ। कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होती है, जब उसके डैश की और उसकी मल्टीप्लाई करके कितना है, आई। ना ना, वो तो बाद की बात है। ऐसे देखेंगे ए बी का डैश, वो बात ठीक है, ऐसे देखें ना, सही बोल रहा है वो, लेकिन हम लिखेंगे ऐसे ए बी का होल डैश इंटू ए बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, आई। वही तो मैं कह रहा हूँ, पीछे आना, समझ रहे हो। ए बी डैश इंटू ए बी करके कितना आना चाहिए, आई। अगर ऐसा आता है तो ये हो जाएगी ऑर्थोगोनल। मतलब कैसे, देखो डेफिनेशन यही तो बोलती है, अगर आई आया तो एक्स ऑर्थोगोनल होगी। हमें एक्स के जगह कितना चाहिए, ए बी, तो ए बी डैश इंटू ए बी कितना आना चाहिए, आई। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा। तो देखो ना, प्रूफ देखो कैसे करेंगे इसका। हमें चाहिए ए बी डैश इंटू में कितना, ए बी। अच्छा यहाँ देखो, बात ना करो, बात मत करो, इतना ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो ए बी डैश है इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, बी डैश ए डैश होता है इंटू ए बी। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं बी डैश ए और बी, मतलब ए डैश और ए को मैंने एक साथ लिख लिया, कोई दिक्कत? अब ए डैश इंटू ए किसके इक्वल है, तो इसके जगह मैंने आई रख दिया, तो ये हो गया बी डैश आई बी। ठीक है, यहां लिख दोगे ए डैश ए इज इक्वल टू आई। अब ये जो आई है ना, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं क्या बोल रहा था, ये जो ए डैश ए इक्वल टू आई है, तो यहां पर ये जो आई है ये क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैंने तुम्हें बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसकी एक स्पेशलिटी होती है, क्या? जैसे 1 होता है ना, 1 की किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वो नंबर खुद आता है, ऐसे ही आई की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो वो मैट्रिक्स खुद आती है। समझ रहे हो? मतलब आई इंटू आई करोगे तो कितना आएगा, आई। ए इंटू आई करोगे तो कितना आएगा, ए। बी इंटू आई करोगे तो कितना आएगा, बी। बी में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बी, मतलब आई से मल्टीप्लाई करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इस चीज को यहां यूज करोगे तो आई इंटू बी कितना हो जाएगा, बी। अब बी डैश इंटू बी क्या है, बी डैश इंटू बी कितना है, आई। तो इसके जगह भी रख दिया आई। क्यों रख दिया, क्योंकि हमें पता है बी डैश इंटू बी कितना होता है, आई। तो हमने ये देखा ए बी डैश इंटू ए बी किसके इक्वल आया, आई के। इसका मतलब ए बी क्या है, बिल्कुल इज ऑर्थोगोनल। सिंपल है ना। बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरी वाली मैट्रिक्स को भी प्रूफ कर सकते हैं। दूसरी वाली मैट्रिक्स कौन सी है हमारी, बी ए, है ना। दूसरी वाली मैट्रिक्स कौन सी है, बी ए। इसको प्रूफ करना था, इसको भी देख लेते हैं। देखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि ये जो बी ए मैट्रिक्स है ना, बी ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसे ऑर्थोगोनल प्रूफ करो, किस तरीके से करोगे। ठीक है, देखना जरा। अब तो आइडिया बता दो कुछ, क्या करूं, बी ए का डैश इंटू बी ए। इसका फॉर्मूला लगाया, क्या आएगा, ए डैश बी डैश, कितना आएगा, ए डैश बी डैश, और ये कितना है, बी ए। इन दोनों को साथ ले लो। अब बताओ बी डैश इंटू बी कितना है देखो देखो, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि बी ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल प्रूफ करने के लिए जैसे पहले किया, बी ए डैश इंटू बी ए कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी। मैंने बी ए डैश का फॉर्मूला लगाया, ए डैश बी डैश, और बी ए सेम छोड़ दिया। अब बी डैश इंटू बी को ले लिया मैंने एक साथ। ठीक है, बी डैश इंटू बी कितना है, बी डैश इंटू बी कितना है, आई। इसके जगह रख देंगे आई, और ये हो गया ए।
आई ए कितना होगा ए, और ए डैश इंटू ए कितना है, ए डैश इंटू ए है आई, तो इसके जगह हमने रख दिया आई। तो ये आ गया कि बी ए डैश इंटू बी ए किसके इक्वल है, आई के। इसका मतलब बी ए क्या है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये हो गया। ठीक, आज की सभा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। ठीक है।